Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Test Series। तो आज की अपनी जो क्लास रहने वाली है वो अगेन एक MCQ बेसिस क्लास रहेगी। जो आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर क्या हम छोटे छोटे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे जिनसे MCQs पुट ऑन होते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो और क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा हमारी एक स्पेशल टेस्ट सीरीज रन करवाई जा रही है। ठीक है, एम्स नॉर्सेट के हिसाब से, तो जिसके अंदर हम जो है वो मॉर्निंग में इवनिंग में डेली हम 2 लाइव टेस्ट लेते हैं और सैटरडे संडे जो है वो प्री नोट सेट टेस्ट हम कंडक्ट करवा रहे हैं अभी। ठीक है, उसके अंदर 200 MCQ होंगे और उसमें नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी 1/3। तो इस प्रकार से अपना कुछ टेस्ट सीरीज हमने चला रहे हैं, उसका पैटर्न है। तो मोर देन 120 हम टेस्ट जो है वो मॉर्निंग इवनिंग में लाइव कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, और टिल एम्स एग्जाम, और बाकी के जो कुछ 50 टेस्ट है वो सैटरडे संडे प्री नोट से टेस्ट के अंदर आपको सोल्व करने को मिलेंगे। ठीक है, प्राइस भी उस हमने एकदम अफोर्डेबल रेंज में रखी ताकि जो भी स्टूडेंट कंसीडर करना चाहे उसको कर सकता है। शुरू करते हैं आज के अपनी MCQ सेशन को। फर्स्ट MCQ है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान अबाउट मेथड टू प्रिवेंट ब्रेस्ट एनगोर्गमेंट इन पोस्ट पार्टम पीरियड। ठीक है, पोस्ट पार्टम पीरियड में ब्रेस्ट एनगोर्गमेंट सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा मेथड है वो नर्स जो है वो अपने टीचिंग प्लान में इंक्लूड करेगी। ऑप्शन है हमारे पास में, ब्रेस्ट फीडिंग नियोनेट एट फ्रीक्वेंट इंटरवल, नियोनेट को जो है वो फ्रीक्वेंट इंटरवल्स के साथ में ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाए। डिक्रीजिंग फ्लूइड इनटेक फॉर द फर्स्ट 24 to 48 आवर आफ्टर पोस्टपार्टम, फ्लूइड इनटेक को आपको डिक्रीज करना है पहले 24 से 48 घंटे में। या फिर फीडिंग द नियोनेट ए मैक्सिमम ऑफ 5 मिनट पर साइड ऑन द फर्स्ट डे, आपको फीड करवाना है बच्चे को मैक्सिमम 5 मिनट तक एटलीस्ट पर साइड ऑन द फर्स्ट डे। ऑप्शन डी क्या है, वियरिंग ए सपोर्टिव ब्रेसेट्स विथ निपल शील्ड। ठीक है, या फिर आपको क्या करना है, सपोर्टिव ब्रेसेट्स आपको यूज में लेनी है। कौन सा ऑप्शन है वो यहाँ पे अपन टीचिंग प्लान में मेथड में इंक्लूड करेंगे जो प्रिवेंट करेगा ब्रेस्ट एनगोर्गमेंट को। तो देखिए ब्रेस्ट एनगोर्गमेंट होता क्या है, सबसे पहले सिंपल मीनिंग में बात करें तो accumulation of milk in alveoli of breast, ब्रेस्ट के एल्वुलाइज में मिल्क का क्या कर जाना, एक्यूमुलेशन कर जाना। ठीक, क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेस्ट एनगोर्गमेंट। इसके क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं अपने को साइन एंड सिम्टम में। जो ब्रेस्ट है वो कैसा देखने को मिलेगा, वार्म देखने को मिलेगा, टेंडरनेस वहाँ पे रहेगा, पेशेंट को पेन होगा एंड वेंस जो है उसकी विजिबल होने लग जाती है ब्रेस्ट एनगोर्गमेंट वाले केस के अंदर। तो अब इसके प्रिवेंशन के लिए क्या करना है, MCQ बनता है प्रिवेंशन से। ठीक है, जैसे MCQ बना हुआ है एम्स में कि ब्रेस्ट एनगोर्गमेंट प्रिवेंशन मेथड के लिए नर्स को टीचिंग प्लान में कौन सा मेथड इंक्लूड करेगी। तो देखिए प्रिवेंशन के अंदर फर्स्ट मेथड है अपना ब्रेस्ट फीडिंग फ्रिक्वेंटली किया जाना चाहिए। तो आंसर कौन सा हमारा करेक्ट रहेगा, ब्रेस्ट फीडिंग नियोनेट एट फ्रीक्वेंट इंटरवल। ठीक है, फ्रीक्वेंट इंटरवल से आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाओगे तो एक्यूमुलेशन नहीं हो पाएगा मिल्क का, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट एनगोर्गमेंट से प्रिवेंट कर देगा। सेकंड आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, वार्म सोक बिफोर फीडिंग, फीडिंग से पहले आप क्या करो, ब्रेस्ट को वार्म सोक करो या फिर आप वार्म शॉवर ले लो। ठीक है, नहा लो गर्म पानी से। ठीक है, उसके बाद में भी अगर नहीं हो रहा है तो और आप क्या कर सकते हो, मसाज जेंटली। ठीक है, और पेन रिलीवर आप एनाल्जेसिक आपको पेन के लिए आप ले सकते हो। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है ब्रेस्ट एनगोर्गमेंट। सिंपल सा MCQ बनता है इससे कि प्रिवेंट कैसे करना है, यही एग्जाम में आज तक MCQ बना है। नेक्स्ट MCQ, पोस्टपार्टम हेमरेज इज
लॉस ऑफ ब्लड विच इज मोर देन, ठीक है, पीपीएच के बारे में बात हो रही है। पोस्ट पार्टम हेमरेज में हम कितने से ज्यादा अगर ब्लड लॉस होता है पोस्ट पार्टम में, तो उसको हम क्या कह देंगे, पोस्ट पार्टम हेमरेज यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। 800 ml, 100 ml, 500 ml या फिर 900 ml, कितने ml को हम जो है पोस्ट पार्टम ब्लीडिंग के अंदर, हेमरेज के अंदर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, अगर अगर आपको एग्जाम में एमसीक्यू के अंदर आपको कुछ बताया नहीं गया है कि सिजेरियन डिलीवरी है या फिर सिजेरियन हिस्टेक्टोमी की गई है, ठीक है, डिलीवरी के बाद में, तो आपको क्या करना है, नॉर्मल डिलीवरी आपको कंसीडर करते हुए अपने को आंसर करना है। ठीक है, तो आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी पोस्टपार्टम हेमरेज हम किसे कहेंगे, तो अपना नॉर्मल आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा 500 ml से अगर ज़्यादा होता है ब्लीडिंग, इसको हम क्या कहते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज। तो डेफिनेशन की बात करते हैं अपन। अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इज एक्सेस ऑफ 500 ml, मतलब लाइक मोर देन 500 ml होता है किसमें, नॉर्मल डिलीवरी में। ठीक है, तो अब बताए, अब देखिए नॉर्मल डिलीवरी अगर होती है, एमसीक्यू है, नॉर्मल डिलीवरी में कितना ब्लड लॉस होता है, तो 500 ml। ठीक है, इसलिए अगर नॉर्मल डिलीवरी में 500 ml से ब्लड ज़्यादा लॉस हो गया आफ्टर अपने पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर, तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, पोस्टपार्टम हेमरेज में। इसी प्रकार से एमसीक्यू पूछा जाता है सी सेक्शन के लिए, मतलब सिजेरियन सेक्शन, तो इसके अंदर नॉर्मल कितना माना जाता है, 1000 ml, नॉर्मल रेंज की बात कर रहा हूँ, 1000 ml। नेक्स्ट अगर आपसे बोल दे सीजेरियन स्टेरेक्टोमी में कितना ml ब्लड लॉस होना नॉर्मल है, तो ये 500 ml, सॉरी 1500 ml। तो ये हो गया अपना नॉर्मल बात। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे पीपीएच को। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ पीपीएच। तो देखिए टाइप से एमसीक्यू बनता है। फर्स्ट एमसीक्यू टाइप से होता है अर्ली या फिर प्राइमरी पीपीएच। अर्ली एंड प्राइमरी पीपीएच हम किसको कहेंगे, हेमरेज अकर विद इन 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी मतलब पोस्टपार्टम पीरियड में अगर विद इन 24 आवर्स के अंदर अगर ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है, इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी पीपीएच। सेकंड इसका टाइप कौन सा होता है, लेट या फिर सेकेंडरी पीपीएच। तो ये कब होगा, हेमरेज, एमसीक्यू पूछा हुआ है, हेमरेज आफ्टर 24 आवर्स। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, पीपीएच। आफ्टर 24 आवर ऑफ द डिलीवरी इसे हम क्या कहते हैं, पीपीएच। अभी ये तो हो गया अपना नॉर्मल टाइप्स। अब बात करते हैं सीवियरिटी के अकॉर्डिंग किस प्रकार से पीपीएच हो सकता है। सीवियरिटी ऑफ पीपीएच, सीवियरिटी के अकॉर्डिंग हम इसको एक कंसीडर करते हैं माइनर में, मेजर में, सीवियर में। तो देखिए माइनर का कितना होता है, लेस देन 1 लीटर अगर ब्लड लॉस हुआ है, इसे हम कहेंगे माइनर पीपीएच। ठीक है, नेक्स्ट हम बोलेंगे मोर देन 1 लीटर मेजर पीपीएच एंड मोर देन 2 लीटर इज कंसिडर सीवियर पीपीएच। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, मैसिव पोस्टपार्टम हेमरेज। अगर यहाँ पे 2 लीटर नहीं दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है 30% ऑफ वॉल ब्लड, तो ये किस में आ जाएगा, सीवियर पोस्टपार्टम हेमरेज वाली कंडीशन के अंदर। यहाँ से भी एमसीक्यू आपके बन सकता है। नेक्स्ट क्या एमसीक्यू बनता है, मोस्ट कॉमन कोज। मोस्ट कॉमन कोज से एमसीक्यू बनता है, पीपीएच का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, तो 80% केसेज के अंदर मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, यूटेराइन एटोनी। एटोनी मतलब लॉस ऑफ टोन ऑफ यूट्रस। ठीक है, यूट्रस अपनी जो है वो मसल टोन खो देता है, उसकी वजह से प्रॉपर तरीके से वो कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, यूटेराइन एटोनी इज द मोस्ट कॉमन
कॉज। इसके बाद में और कॉमन की बहुत और अपन कॉजेज की बात करते हैं तो अपन क्या देख सकते हैं, लेसरेशन, लेसरेशन ऑफ यूट्रस, सर्विक्स या फिर वेजाइना। नेक्स्ट, प्लेसेंटा हमने रिमूव की एंड वहां पे अभी क्या बन गया, हिमेटोमा बन गया है। नेक्स्ट, प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से भी क्या हो सकता है, पोस्ट पार्टम हेमरेज की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, कोई फीमेल को कोगुलेशन प्रॉब्लम हो, ठीक है, जहाँ पे ब्लीडिंग प्लेटलेट वगैरह काउंट कम हो या फिर कोई भी कोगुलेशन प्रॉब्लम हो, लाइक DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी, अगर ये कंडीशन हो तो भी यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। हिमेटोमा के अंदर अपन क्या देख सकते हैं, रिटेन प्लेसेंटा, रिटेन पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का कोई पार्ट अगर अंदर बच गया है तो उससे भी आगे ब्लीडिंग कंटिन्यू हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, साइन एंड सिम्टम का। तो देखिए मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम क्या दिखेगा आपको यहाँ पे, यूट्रस कैसा हो जाएगा, बोगी, ठीक है, यूट्रस बोगी हो जाएगा एंड बोगी मतलब एकदम ऐसे सॉफ्ट हो जाएगा। और देखिए जब ब्लड लॉस होता है तो क्या देखने को मिलता है, टेकिकार्डिया देखने को मिलता है, साथ में हाइपोटेंशन, और साथ में ब्लड लॉस होगा तो स्किन कैसी हो जाएगी, कूल हो जाएगी। एंड यहाँ पे अब रिस्क किसकी हो जाएगी कंडीशन, पेशेंट को शॉक, शॉक भी कौन सा, हाइपोवोलेमिक शॉक। अभी देखिए आगे और क्या एमसीक्यू बनता है, देखिए एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जैसे मैंने आपको बर्न के बारे में पढ़ाया, रूल ऑफ 9 और रूल ऑफ 5 किसके लिए होते हैं, बर्न के लिए। तो देखिए पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए भी एक रूल बनाया गया है, ये रूल कौन सा है, रूल ऑफ 30, ठीक है, रूल ऑफ 30 किसको हम कहते हैं, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ, फॉर मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच को मैनेज करने के लिए अपन क्या करते हैं, रूल ऑफ 30 देखते हैं। तो अब इस रूल के अंदर अपन क्या क्या असेस करते हैं, सबसे पहले तो फॉल डाउन, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 30 mmHg, ठीक है, 30 mmHg से अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम आए। नेक्स्ट, असेस करने के लिए, पोस्टपार्टम को असेस करने के लिए, असेस करोगे तभी तो आप आगे जाके इसको मैनेज करोगे, इसलिए असेसमेंट में आप क्या करोगे, ठीक है, सबसे पहले तो आप इसका ब्लड प्रेशर जो है वो 30 mmHg से नीचे आ जाए, नॉर्मल रेंज से जितना इसका पहले था। नेक्स्ट, हार्ट बीट जो है इस पेशेंट की वो कैसे देखने को मिले, मोर देन 30 बीट पर मिनट। और आप क्या असेस कर सकते हो, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 ब्रीथ पर मिनट। और क्या असेस कर सकते हो, हिमेटोक्रिट लेवल, ये भी ये भी लेस देन 30% हो जाएगा, ठीक है, ठीक, ये कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ पे असेस करते हैं रूल ऑफ 30 में। और साथ साथ में क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट का यूरिन आउटपुट वो भी लेस देन 30 ml पर आवर हो जाता है। कितना होना चाहिए नॉर्मल, नॉर्मल कितना होना चाहिए, 30 to 50 ml पर आवर, अगर 30 ml से कम हो रहा है तो वो क्या हो रहा है आपसे, ओलिगो यूरिया। अभी देखिए नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट किस प्रकार करोगे, सबसे पहले तो मसाज द यूट्रस, यूट्रस के मसाज करने से जो यूट्रस के अंदर क्या होंगे, कॉन्ट्रेक्शन वगैरह ये इंक्रीज होंगे, जिससे कि क्या होगा, ये यूटेराइन एटोनी जो है वो ट्रीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या कर सकते हो आप, मॉनिटर वाइटल्स एंड फंडल हाइट एवरी 5 to 15 मिनट्स। और आप क्या कर सकते हो, मॉनिटर करना है आपको शॉक को। शॉक को मॉनिटर कैसे करोगे, अर्ली साइन क्या होगा यहाँ पे, शॉक को मॉनिटर करने के लिए अर्ली साइन क्या होगा यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, पेशेंट में रेस्टलेसनेस हो जाएगी पेशेंट को, ठीक है, एंड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा उसका क्या, पल्स रेट। तो ये क्या दोनों अर्ली साइन है शॉक को आपको पता लगाने के लिए, ठीक है। इसके में अगर आपसे एग्जामिनर पूछे लेट साइन शॉक का,
तो क्या है, हाइपोटेंशन। अब देखिए, एक बार एम्स में एमसीक्यू पूछा गया था कि वन पेड सेचुरेटेड और मोर देन 6 इंच इन 1 आवर। ठीक है, आपको ऑप्शन दे दिया, क्वेश्चन दे दिया आपको कि एक पीपीएच का एक क्लाइंट है और वहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक पेड़ जो है उसको वो क्या हो रहा है, सेचुरेटेड हो रहा है, उसके अंदर ब्लड लग रहा है और वो मोर देन 6 इंच तक जो है वो उस पेड़ के अंदर जो ब्लड कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, और विद इन 1 आवर के अंदर। तो ये किस प्रकार का पीपीएच है। ठीक है, और यहाँ पे किस प्रकार का ब्लड लॉस हो रहा है, तो ये किस प्रकार का है, हेवी ब्लड लॉस या फिर मेजर मेजर पीपीएच की कंडीशन में आएगा। नेक्स्ट, एक बार एमसीक्यू फिर से बताया गया था, वन पेड सेचुरेटेड विथ इन 15 मिनट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पेड हो रहा है, ठीक है, पूरा ब्लड में लग रहा है कितना टाइम से, 1 आवर में। और यहाँ पे पूरा एक पेड जो है वो 15 मिनट के अंदर ही पूरा वहाँ पे जो ब्लड से हो गया है। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेसिव पीपीएच, एक्सेसिव ब्लड लॉस। तो यहाँ पे इसका अंदर क्या होगा, सीवियर पीपीएच। ठीक है, दोनों टाइप के एमसीक्यू एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो पीपीएच के अंदर बाद में आगे हम क्या पढ़ेंगे, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, ये इन दोनों की वजह से भी क्या हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है पेशेंट को। तो जब प्लेसेंटा की डिफॉर्मिटी और प्लेसेंटा अपन टॉपिक को जब कंसिडर करेंगे, तब मैं आपको ये टॉपिक वहाँ पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पीपीएच को लेके नॉर्मली जो एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाते हैं वो यही है। बाकी नर्सिंग मैनेजमेंट वगैरह आपने को करना आना चाहिए, प्रायोरिटी बेसिस पे आपको क्या करना है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू है अपना, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ व्हेन शुड द मदर स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग टू द इन्फेंट। इन्फेंट को ब्रेस्ट फीडिंग कब से स्टार्ट कर देना चाहिए डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, विद इन 30 मिनट ऑफ बर्थ, विद इन 18 आवर्स ऑफ बर्थ, आफ्टर इन्फेंट्स कंडीशन स्टेबलाइज, या फिर विद इन 8 डे ऑफ बर्थ, एक दिन के अंदर अंदर। कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट रहेगा कि ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए। काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है डायरेक्ट। तो देखिए, इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, विद इन 30 मिनट ऑफ बर्थ। ठीक है, बर्थ के 30 मिनट्स के अंदर अंदर क्या कर देना चाहिए, मदर को ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। या फिर 30 मिनट नहीं देके एग्जामिनर आपको क्या दे सकता है, एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, एज सून एज पॉसिबल जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा सकते हैं अपन। ठीक है, अब देखिए ब्रेस्ट फीडिंग से लेके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए न्यूट्रिशन वैल्यू। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या क्या न्यूट्रिशन रहता है, 100 ml ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन कैलोरीज की। एग्जाम में एमसीक्यू पूछा गया है कि 100 ml ब्रेस्ट मिल्क में कितनी कैलोरीज आपको देखने को मिलती है, 66 kcal। ठीक है, काऊ में कितनी देखने को मिलती है, 67। इसलिए मदर मिल्क से रिलेटेड होता है काऊ मिल्क। ठीक है, अपन काऊ मिल्क भी प्रीफर कर सकते हैं बच्चे को, अगर वो मदर मिल्क जो अपन इंजेक्शन नहीं करता है तो। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटीन। प्रोटीन कितनी रहती है, 1.2 ग्राम। प्रोटीन में भी कौन सी, स्पेशली कैसिन प्रोटीन। सबसे पहले 0.4 ग्राम कैसिन, के बाद में लैक्ट एल्बुमिन, ये कितनी रहती है, 0.3 ग्राम। इसके बाद में लैक्टोफेरिन, ये कितनी रहती है, 0.2 ग्राम। ठीक है, तो अराउंड वन 1 ग्राम टू 1.2 ग्राम तो जो है अपने क्या रहती है, प्रोटीन प्रेजेंट रहता है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। इसके बाद में फेट, फेट कितना प्रेजेंट रहता है, 3.8 ग्राम। तो फेट से एमसीक्यू बनता है कि एक डाइसेकेराइड में रहता है, पॉलीसेकेराइड में रहता है, किस प्रकार रहता है, तो पॉलीसेकेराइड, पॉली अनसैचुरेटेड, सॉरी। ठीक है, पॉलीसैचुरेटेड फैट होती है या अनसैचुरेटेड होती है या पॉली सैचुरेटेड होती है। तो एमसीक्यू का क्या बना था कि आंसर क्या बना था एमसीक्यू का, पॉली अनसैचुरेटेड फैट होती है। ठीक है, इसके बाद में देखिए लैक्टोज। लैक्टोज क्या होती है ब्रेस्ट मिल्क में, शुगर। ठीक है, तो लैक्टोज कितना रहता है, 7 ग्राम तक यहाँ पे क्या रहता है, लैक्टोज रहता है। नेक्स्ट, विटामिन सी कितना देखने को मिल सकता है अपने को, 2 to 6 mg।
विटामिन डी कितना देखने को मिल सकता है, 2.2 इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। बॉडी में बनते नहीं है, ना ही स्टोर होके रह सकते हैं, ठीक है। इसको हमें डेली आरडीए के अकॉर्डिंग हमें इंजेक्शन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम कितना रहता है, 32 मिलीग्राम, ठीक है। और वाटर, वाटर कितना रहता है, 88%, ठीक है। वाटर में भी अभी हम डिस्कस करेंगे फोर मिल्क किसे कहते हैं और हाइंड मिल्क किसे कहते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू बनते हैं इन दोनों से। अब देखिए एमसीक्यू क्या बनेगा, लैक्टोज से क्या एमसीक्यू बन सकता है, लैक्टोज इज गुड फॉर, लैक्टोज या फिर गैलेक्टोज, गुड फॉर ब्रेन ग्रोथ, ठीक है। ब्रेन की ग्रोथ करने के लिए लैक्टोज गैलेक्टोज यहाँ पे अच्छा रोल अपना निभाते हैं। उसके बाद में देखिए अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स क्या काम करेंगे, अमाइनो एसिड्स क्या काम करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर मैच्योरेशन में, न्यूरोट्रांसमीटर मैच्योरेशन। ये तो हमने डिस्कस कर लिया क्या, न्यूट्रिटिव वैल्यू। अब ब्रेस्ट फीडिंग की कुछ प्रोटेक्टिव वैल्यू भी होती है, बच्चे को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। तो देखिए एंटीबॉडी क्या रहती है, IgA, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है, IgA, इसे हम क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी एंटीबॉडी। उसके बाद में क्या प्रेजेंट रहता है, IgM, ठीक है। IgG तो प्लेसेंटा से ट्रांसफर हो सकती है। इसके बाद में क्या रहता है, IgM, IgM के बाद में और क्या मिलता है ब्रेस्ट फीडिंग से, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइटिक एक्शन, नेक्स्ट बाइफिडस फैक्टर, जो किसके लिए बचाव के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, मलेरिया। और क्या यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स। फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स में क्या देखने को मिलेगा, मदर टू बेबी का रिलेशन कैसा हो जाएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। बच्चे को जो है वो सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होगी, सोशल डेवलपमेंट में वो बच्चा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद में मैटरनल बेनिफिट क्या रहेगा, ये देखिए यहाँ से एमसीक्यू बनता है, मैटरनल बेनिफिट। फर्स्ट बेनिफिट, रिड्यूस पोस्टपार्टम हेमरेज एंड इम्प्रूव इनोवुलेशन। इनोवुलेशन का क्या मतलब होता है, प्री प्रेग्नेंट स्टेज ऑफ यूट्रस, यूट्रस का वापस बेक होना प्री प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, इनोवुलेशन। और अगर यूट्रस प्री प्रेग्नेंट स्टेज में बेक होने से फेल हो जाता है, इसे हम क्या बोलेंगे, सब इनोवुलेशन। दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में। और देखिए ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से क्या हो जा, अगर मदर क्या करवाएगी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करवानी चाहिए, फर्स्ट एमसीक्यू कब तक करवानी चाहिए, 6 मंथ तक। 6 मंथ तक जो मदर को है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। क्यों करवानी चाहिए, एक तो बेबी के अंदर ये सारी जो अब अपने अभी ऊपर पड़ा है क्या क्या न्यूट्रिशन मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। बेबी के लिए फर्स्ट फूड क्या है, ब्रेस्ट मिल्क ही है। तो एक तो बेबी के लिए फायदा है, दूसरा मदर के लिए क्या फायदा है, लैक्टेशनल एमनोरिया। तो जब तक जो है वो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी, वहां पे मदर को क्या रहेगा, एमनोरिया रहेगा, मींस नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, मेंस्ट्रुअल नई साइकिल नहीं आएगा, तो वहां पे क्या होगा, नो प्रेगनेंसी कंसीव। जब तक एक्सक्लूसिव प्रेगनेंसी रहती है, सॉरी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगा, तो मदर जो है वो प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम रहती है। इसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशनल एमनोरिया। क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का दोनों का यहाँ पे क्या रहेगा, एस्ट्रोजन आएगा, एस्ट्रोजन की इंक्रीज होगा तभी तो एमसी साइकिल आगे बढ़ेगी। तो एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पे क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। इसकी वजह से जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी तो ओवम का रिलीज नहीं होगा, ठीक है, नो ओवम रिलीज। ओवम का रिलीज नहीं होगा तो मदर क्या होगी, प्रेग्नेंट नहीं होगी, ठीक है। तो एक तरीके से नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करेगा ये। नेक्स्ट और क्या देखने को मिल सकता है आपको, बॉन्डिंग, मदर टू फिटस की क्या देखने को मिल सकती है, बॉन्डिंग। दूसरा और क्या देखने को मिल सकता है,
रिड्यूस रिस्क फॉर ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर की भी रिस्क यहाँ पे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से डिक्रीज हो सकती है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट इसी में टॉपिक, ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक ये एमसीक्यू आया वैसे ही एक एमसीक्यू और बनता है इसके अंदर। तो देखिए, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो, आपसे एमसीक्यू पूछे ब्रेस्ट फीडिंग कब शुरू करना है नॉर्मल डिलीवरी में, तो 13 मिनट्स या फिर एज सून एज पॉसिबल एज। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ ले सिजेरियन डिलीवरी की गई है और इसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग कब शुरू करनी है, तो विद इन 4 आवर। ठीक है, विद इन 4 आवर अपना करेक्ट आंसर रहेगा। एमसीक्यू दोनों से ही बने हुए हैं। नेक्स्ट एक और एमसीक्यू पूछा जाता है, इंडिकेटर ऑफ एडिक्वेसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग आपने करवाई है और वो एडिक्वेट है कि नहीं है बच्चे के लिए, वो उसका कैसा पता लगाएं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको पता लगाने के लिए क्या है, वेट गेन, वेट चेक कर लो बच्चे का। ठीक है, मोस्ट कॉमन आंसर क्या रहेगा, मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट प्रायोरिटी आंसर क्या रहेगा, वेट गेन। तो वेट गेन कितना होता है, 18 टू 13 ग्राम पर डे। ठीक है, नॉर्मली इस प्रकार से वेट गेन होगा। ये क्या है, मोस्ट कॉमन इंडिकेटर, मोस्ट कॉमन इंडिकेटर। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा अपना, कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या क्या हमें कंपोजिशन देखने को मिलता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कोलेस्ट्रम। इट कॉल्ड फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ चाइल्ड। फर्स्ट इम्यूनाइजेशन कैसा, कैसे किस प्रकार का, क्योंकि इससे क्या प्रोवाइड होता है, आईजीए। ठीक है, और ये कब इसका सिक्रेशन कब तक, कब से कब तक होता है, इसके सिक्रेशन 3 to 4 डेज। ठीक है, फर्स्ट 3 to 4 डेज तक इसका क्या रहता है, सिक्रेशन रहता है। हाई एंटीबॉडी यहाँ पे देखने को मिलती है एंड थिक एंड येलोविश कलर का ये मिल्क रहता है। नेक्स्ट इसका एक इफेक्ट देखने को मिलता है, कौन सा, लैक्सेटिव। लैक्सेटिव इफेक्ट देखने से मतलब क्या होता है, जो बच्चा रहता है तो इजीली पास मेकोनियम। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा ट्रांजिशनल मिल्क की। तो यहाँ पे भी क्या देखने को मिलेगा, आईजीए देखने को मिलता है। नेक्स्ट 3 to 14 डेज तक ये क्या देखने को मिलता है, ट्रांजिशनल मिल्क देखने को मिलता है। और एवरेज क्या रहता है, 500 ml पर डे जो है वो ईच ब्रेस्ट मिल्क अपना सिक्रेशन देखने को मिलता है। वो क्या रहता है, ट्रांजिशन मिल्क का इस टाइम ड्यूरेशन पे। अभी एमसीक्यू एक तो आपके बनेगा कोलेस्ट्रम से। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ इन टॉपिक में से एमसीक्यू बनेगा, वो क्या है, फोर मिल्क, दूसरा हाइंड मिल्क। फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क क्या होता है, इसके बारे में एमसीक्यू बनता है। देखिए फोर का मतलब क्या होता है, फ्रंट। ठीक है, फोर का मतलब आपसे आपका क्या समझना है, फ्रंट। तो जब कभी बच्चा क्या करेगा, स्टार्ट करता है ब्रेस्ट फीडिंग करना, तो फ्रंट में उसको जो मिल्क मिलेगा वो क्या मिलेगा, फोर मिल्क। ठीक है, तो फोर मिल्क में क्या रहता है, थ्रस्ट सेटिस्फाई होती है, थ्रस्ट सेटिस्फाई। ठीक है, उसको प्यास बुझ जाती है। ठीक है, तो इसे हमने क्या कहा, फोर मिल्क। इसमें भी क्या रहता है, अपने जो प्रोटीन शुगर वगैरह ये सब चीजें विटामिन मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट रहता है। बट फोर मिल्क जो है वो किसको सेटिस्फाई करता है, थ्रस्ट को, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, मोर वाटरी मिल्क यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। और हाइंड मिल्क में क्या रहता है, जो पीछे छिपा हुआ रहता है, हाइंड का मतलब क्या रहता है, छिपना। तो क्या हो गया, जो फोर मिल्क के पीछे का जो मिल्क रहता है वो कैसा रहता है, थिक रहता है। तो जिससे कि क्या होता है, बेबी में हंगर सेटिस्फाई होती है।
ठीक है, ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो आप ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, इस टॉपिक से लास्ट टॉपिक है इस ब्रेस्ट फीडिंग का, वो है स्टोरेशन। कि ब्रेस्ट फीडिंग को, जो ब्रेस्ट मिल्क को है वो स्टोर कैसे करें, यहाँ से बहुत बार एमसीक्यू पूछा गया है। तो सबसे पहले हेडिंग में मैं लिखता हूँ यहाँ पे टाइप ऑफ मिल्क। नेक्स्ट यहाँ पे रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट फ्रीजर। अब रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो कितना टेम्परेचर हमें यहाँ पे मानना है, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 25 डिग्री सेल्सियस, ये होता है अपना रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, इस रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर कोई गर्मियों में रह रहा है तो वहाँ पे रूम टेम्परेचर उसका वो इक्वल नहीं रहेगा, जो WHO ने बताया है वो ही यहाँ पे हमने मानना है। रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर की बात करूँ तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 4 डिग्री सेल्सियस, ये हमें मानना है रेफ्रिजरेटर का। फ्रीजर का आपको कितना मानना है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर -18 डिग्री सेल्सियस, ये आपको मानना है फ्रीजर कंपार्टमेंट का। तो अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जो मिल्क जो है वो फ्रेशली एक्सप्रेस्ड किया गया है, अभी अभी बाहर निकाला गया है ब्रेस्ट मिल्क से, उसे रूम टेम्परेचर पर हम कितने टाइम तक रख सकते हैं, अप टू 4 आवर्स। ध्यान में रखना, एमसीक्यू बना हुआ है। अब इसे रेफ्रिजरेटर पर कब तक रखेंगे हम, 4 डेज तक। ठीक है, सभी में अप टू है, अप टू 4 डेज तक। एंड फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर इसको हम अप टू 6 मंथ टू 12 मंथ तक। ठीक है, फ्रीजर कंपार्टमेंट में फ्रेशली एक्सप्रेस्ड मिल्क की बात कर रहा हूं मैं। अभी मैं बात करूंगा प्रीवियसली फ्रोजन मिल्क की, कि जो पहले फ्रोजन करके रखा गया था, इसे अब हम वापस काम में ले रहे हैं, तो इसे हम आगे कब तक काम में ले सकते हैं, तो रूम टेम्परेचर पर इसको हम काम में ले सकते हैं 1 to 2 आवर्स तक। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर पे हम कितना काम में ले सकते हैं, अप टू 1 डे तक। और यहाँ पे हम इसको नेवर रीफ्रीज, नेवर रीफ्रीज, कभी भी हमें फ्रोजन किए हुए मिल्क को कभी भी हमें फ्रीज नहीं करना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं लेफ्ट ओवर फ्रॉम फीडिंग। ठीक है, अपने न्यूनेट को ब्लड सॉरी मिल्क पिलाया उसको, और अभी उसको क्या किया गया है कि उसने आधा ही बोतल मिल्क पिया, बाकी उसने छोड़ दिया है। तो इसको अभी हम कितने टाइम तक हम रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम फ्रीजर की बात नहीं कर रहे हैं, इसको हम आगे कितने टाइम तक यूज में ले सकते हैं इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसे हम कब तक काम में लिया जा सकता है, विद इन 2 आवर्स। विद इन 2 आवर्स तक हमें इसको क्या करना है, काम में ले सकते हैं, उसके बाद में हमें इसको डिस्कार्ड करना है, आफ्टर दैट डिस्कार्ड। तो ये हो गया अपना टॉपिक कंप्लीट, ब्रेस्ट फीडिंग, इससे बाहर एमसीक्यू नहीं पूछते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द इंडिकेशन ऑफ फोर्सेप डिलीवरी इज, फोर्सेप से हम क्या करते हैं, डिलीवरी करते हैं। ठीक है, तो उसका कब इंडिकेशन रहता है, कब जरूरत पड़ती है फोर्सेप डिलीवरी की, डिले इन फर्स्ट स्टेज ड्यू टू हाइपोटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, फर्स्ट स्टेज में यूज करेंगे, या फिर डिले इन फर्स्ट स्टेज ड्यू टू हाइपरटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में, या फिर डिले इन सेकंड स्टेज ड्यू टू हाइपोटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में, या फिर डिले इन सेकंड स्टेज ड्यू टू हाइपरटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में, कब हम इसको काम में लेंगे। फोर्सेप डिलीवरी की बात कर रहे हैं, तो देखिए फोर्सेप डिलीवरी को हम किस लिए काम में लेते हैं, फॉर शॉर्ट द डिलीवरी, डिलीवरी की लेंथ को कम करने के लिए। तो अब देखिए डिलीवरी कौन सी स्टेज में होती है बेबी की, सेकंड स्टेज में। तो ये बताइए कि सेकंड स्टेज में डिलीवरी को शॉर्ट करना है, तो मतलब कौन सी स्टेज में डिलीवरी जो है वो लेंथ हो सकती है, उसकी लेंथ बढ़ सकती है, हाइपरटोनिक में या फिर हाइपोटोनिक में।
हाइपोटोनिक में। ठीक है, तो हाइपोटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कैसे देखने को मिल रहे हैं, काफी एकदम कम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहे हैं, उसकी टोन कम आ रही है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की। वहां पे हम क्या करेंगे, फोर्सेप्स के असिस्टेंस के साथ में हम क्या कर देते हैं, बेबी की डिलीवरी करवा देते हैं। तो अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा इस एमसीक्यू में, डिले इन सेकेंड स्टेज ड्यू टू हाइपोटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, फोर्सेप डिलीवरी की मदद से हम डिलीवरी करवा सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, व्हाट इज द डेफिनेटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का डेफिनेटिव साइन कौन सा है। डेफिनेटिव का क्या मतलब होता है, कंफर्मेटरी साइन। ठीक है, कंफर्मेटरी साइन या फिर पॉजिटिव साइन कौन सा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, नोजिया एंड वोमिटिंग, फिटल आउटलाइन बाय सोनोग्राफी, या फिर ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। क्या है डेफिनेटिव साइन। तो देखिए डेफिनेटिव साइन को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन को ही हम क्या बोलते हैं, कंफर्मेटरी साइन। तो आज का अपना लास्ट टॉपिक क्या रहेगा, प्रेगनेंसी साइन। ठीक है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्या डिस्कशन करेंगे, प्रिजम्पटिव साइन। इसके बाद में क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रोबेबल साइन। मोस्ट एमसीक्यू आने वाले चांस कौन से होते हैं, प्रोबेबल साइन के। इसके बाद में थर्ड वन तो कौन सा हो गया, पॉजिटिव या फिर कंफर्मेटरी साइन। तो देखिए इस एमसीक्यू का आंसर क्या रहेगा, फिटल आउटलाइन बाय सोनोग्राफी। सोनोग्राफी अपन करते हैं तो हमें फिटल आउटलाइन पता लग जाता है, तो ये क्या है कि डेफिनेटिव कंफर्मेटरी साइन है कि प्रेग्नेंट है फीमेल। मतलब क्या, ऐसा साइन जो क्या कर दे, कंफर्म कर दे कि प्रेगनेंसी है। तो देखिए सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे प्रिजम्पटिव साइन को। तो प्रिजम्पटिव साइन सबसे पहले आता है, ये एक प्रकार का क्या है, सब्जेक्टिव साइन है। एंड जो मदर है वो इसको क्या करती है, रिपोर्ट करती है कि मेरी बॉडी में ऐसे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, मेरे ये सब हो रहा है। तो ये सब साइन सब्जेक्टिव है, मतलब मदर खुद बता रही है, सब्जेक्ट कर रही है। तो क्या हो गया सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब हम जो ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो देखिए सब्जेक्टिव साइन में अपन क्या देखते हैं, सबसे पहले क्या देखने के, एमनोरिया, ड्यू टू suppress FSH and LH by प्लेसेंटल हार्मोन। कौन कौन से होते हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, एमनोरिया वहां पे वुमन देखेगी कि हाँ भाई एमनोरिया हो रहा है, डिसकंटिन्यू हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बाद में और कौन कौन से होंगे, नोजिया वोमिटिंग। नोजिया वोमिटिंग क्यों होगा, ड्यू टू HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स का यहाँ पे लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ता है। तो क्या होता है, नोजिया एंड वोमिटिंग होता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पूछा गया है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग सिकनेस। अब एमसीक्यू ये भी बनता है कि इसको प्रिवेंट कैसे करें। तो प्रिवेंट कैसे करोगे, ब्रेकफास्ट या फिर स्नैक, आप अर्ली मॉर्निंग कुछ आप खा लीजिए। वुमेन को आप एडवाइज कीजिए कि अर्ली मॉर्निंग आप कुछ ब्रेकफास्ट जैसा कुछ बिस्किट वगैरह ऐसा कुछ खाइए, जिससे कि आपका नोजिया एंड वोमिटिंग की कंडीशन वो नहीं होगी। नेक्स्ट, ब्रेस्ट फुलफिल। फीमेल के जो ब्रेस्ट रहते हैं वो कैसे हो जाएंगे, फुलफिल लगेंगे, उसको हैवी लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे और क्या देखने को मिलेगा, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी जो है होती है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ड्यू टू एनलार्ज यूट्रस। यूट्रस यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है यूरिनेशन की वो कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके बाद में और क्या देखने को मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको जो एमसीक्यू पूछा जाता है वो कौन सा होता है, क्विकनिंग। तो क्विकनिंग इज द प्रिजेम्पटिव साइन। ठीक है, क्विकनिंग जो है हमेशा किस में आएगा, प्रिजेम्पटिव साइन में आता है। जबकि कई बार इसको जो है अपन प्रोबेबल साउंड में, प्रोबेबल साइंस के अंदर बच्चे इसको कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि ये कहाँ अपनी क्विकनिंग देखने को मिलती है, क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्टिव साइन है। ठीक है, मदर बताती है कि उसके बच्चे ने उसको मूवमेंट किया उसकी बॉडी के अंदर।
तो कब देखने को मिलता है? सबसे पहले तो ये क्या है, एक प्रकार का सब्जेक्टिव साइन है, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, बट अपन ये लेटर स्टेज में करते हैं जब सोनोग्राफी वगैरह करते हैं, तो वो तो कंफर्मेटरी साइन में आ गया, ठीक है। प्रिजेम्पटिव साइन में भी क्विकनिंग को अपन कंसिडर करते हैं। तो क्विकनिंग कब शुरू होती है? 16 to 17 वीक ऑफ जेस्टेशन क्विकनिंग शुरू हो जाती है। तो ये भी एमसीक्यू है, एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, और यहाँ पे क्या साइन देखने को मिल सकता है? डिसकलरेशन ऑफ वेजाइना। आगे मैं पढ़ूंगा गुडल साइन, ओसिंडर साइन, वो अलग है, ठीक है। यहाँ पे वेजाइना का डिसकलरेशन तो किसी भी इन्फेक्शन से भी हो सकता है, इसलिए हमने इसको प्रिजेम्पटिव साइन, अनुमानित साइन हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ साइन आते हैं जिसको किस में कंसीडर किया गया है? प्रिजेम्पटिव साइन। मतलब ये साइन केवल सब्जेक्टिव है, मदर बताती है, कंफर्मेटरी साइन नहीं है, केवल अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं? प्रिज्यूम। नेक्स्ट साइन कौन सा होता है? प्रोबेबल। प्रोबेबल साइन से बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू यही है कि एक प्रकार का क्या है? ऑब्जेक्टिव साइन है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव साइन है, तो इसको हम केवल एग्जामिनर ही यहाँ पे इसको क्या कर सकता है, या फिर जो गायनोकोलॉजिस्ट या फिर जो ऑब्स्टेशियन है, वो ही इसको क्या कर सकता है? ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है, पता लगा सकता है। बट ये भी एक क्या है? डेफिनेटिव नहीं है, पॉजिटिव साइन में नहीं आते हैं। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? यूटेराइन एनलार्जमेंट। दूसरा इसमें क्या देखने को मिलेगा? हेगार साइन। इंपॉर्टेंट साइन है सारे, अभी जो इस टॉपिक में आ रहे हैं वो। इसका मतलब क्या होता है? सॉफ्टनिंग एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट। ये अपन कब असेस करते हैं? 6 वीक पे। एमसीक्यू डायरेक्ट बनता है कि लोअर यूटेराइन सेगमेंट में सॉफ्टनिंग आपको फील होती है, इसे हम क्या कहते हैं? हेगार साइन। नेक्स्ट, इसके वीक भी ध्यान में रखना, एमसीक्यू यहां से भी बनते हैं। नेक्स्ट क्या है? गुडल साइन। गुडल साइन का क्या मतलब होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। ये कब असेस करना होता है? 4 to 6 वीक पे सर्विक्स के यहाँ पे सॉफ्टनिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट कौन सा होता है? चैडविक साइन। तो देखिए चैडविक साइन में क्या होता है? ब्लूइश या फिर वॉयलेट डिसकलरेशन ऑफ वेजाइना, ठीक है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? वेजाइना, सर्विक्स या फिर जो वल्वा होता है उसका क्या हो जाना? ब्लूइश डिस्कलरेशन। ये भी 4 वीक ऑफ गेस्टेशन पे शुरू हो जाता है, ठीक है। इसको ही हम क्या बोलते हैं? जेक्यूमर साइन। इसी को हम क्या बोलते हैं? जेक्यूमर साइन। सारे ही साइन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू सारों से ही बना हुआ है। नेक्स्ट, ओसिएंडर साइन। ओसिएंडर साइन क्या होता है? इंक्रीज पल्सेशन एट लेटरल फोर्निक्स ऑफ वेजाइना, ठीक है। वेजाइना के लेटरल फोर्निक्स पे क्या देखने को मिलता है? पल्सेशन फील हो जाना। पल्सेशन भी कैसा? पल्सेशन तो होता है वहां पे नॉर्मली भी, बट उसका इंक्रीज होना क्या कहलाता है? ओसिंडर साइन। ये हम कब असेस करते हैं? 8 वीक पे। 8 वीक पे हम असेस कर सकते हैं इसको, ओसिंडर साइन को। नेक्स्ट, और क्या साइन देखने को मिल सकता है यहाँ पे? पिस्कासेक साइन। पिस्कासेक साइन, इसका मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस, ठीक है, इजी कर देते हैं। प्रेग्नेंट यूट्रस का क्या हो जाना? सिमेट्रिकली एनलार्जमेंट होना एब्डोमेन की साइड में, उसका, इसको हम क्या बोलते हैं? पिस्कासेक साइन। इसके बाद में होता है पामर साइन।
तो देखिए पामर साइन का क्या मतलब होता है, सिस्टेमिक एंड रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन किसके, यूटेराइन के। ठीक है, सिस्टेमिक एंड रेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फील होते हैं बाय बाई मैनुअल एग्जामिनेशन के साथ में, इसे हम क्या कहते हैं, पामर साइन। नेक्स्ट साइन की बात करते हैं तो कौन सा होता है, बेलोटमेंट। तो देखिए बेलोटमेंट साइन में क्या होता है, रीबाउंडिंग ऑफ यूट्रस अगेंस्ट एग्जामिनर्स फिंगर। ठीक है, इसमें एग्जामिन अपनी फिंगर्स को इंसर्ट करता है वेजाइना के थ्रू, यूट्रस को टच करता है, तो यूट्रस का जो वापस बैक फ्लो यहाँ पे देखने को मिलता है फिंगर्स की ओर, इसे हम क्या कहते हैं, बेलोटमेंट। ठीक है, तो ये कब फील होता है, 16 वीक पे इसे हम कर सकते हैं इंटरनली, और एक्सटर्नली अपन कर सकते हैं इसको 20 वीक पे। नेक्स्ट साइन की बात करते हैं तो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन बहुत बार पूछा गया है, पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन फील होते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर। इसको हम कब मेजर कर सकते हैं, 8 वीक पे। वो भी कैसे, 8 वीक पे कैसे देखने को मिलते हैं, ये वीक देखने को मिलती है, एंड 16 वीक पे जब हम असेस करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं एब्डोमेन में। तो ये कौन से हैं, फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, यहाँ पे लेबर पेन वगैरह कुछ शुरू नहीं होता है, बट क्योंकि ये क्या है, पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, प्रोबेबल साइन के अंदर यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जहां से एमसीक्यू आता है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट एंड HCG पॉजिटिव टेस्ट। ये भी कौन से साइन है, दोनों प्रोबेबल साइन है, क्योंकि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर अपन क्या असेस करते हैं, HCG को। तो HCG का लेवल और भी किसी कंडीशन में देखने को, हाइड्रेटी फॉर्म मोल में HCG का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वहां पे तो चलो प्रेग्नेंट हो रही है, बट हाइड्रेटी फॉर्म मोल में भी देखने को मिलता है, तो प्रेग्नेंट थोड़ी होती है वहां पे। तो ये भी क्या है, प्रोबेबल साइन है, कंफर्मेटरी साइन नहीं है कि हम नहीं कह सकते कि मदर प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं तो कंफर्मेटरी किसको कहेंगे। कंफर्मेटरी साइन में सबसे पहले तो अपन क्या कर सकते हैं, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी से हम असेस कर सकते हैं, फीटल हार्ट रेट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, 10 to 12 वीक पे। ओके, इसके बाद में अपन क्या सकते हैं, एक्टिव फीटल मूवमेंट। ठीक है, और अपन एक्सरे भी करवा सकते हैं, करवाना नहीं चाहिए प्रेगनेंसी के अंदर एक्सरे, बट कंफर्मेशन करने के लिए करवा भी सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज हमने काफी टॉपिक पढ़े हैं प्रेगनेंसी के, अपन ने साइन साइन पढ़ लिए जो हर एग्जाम में इससे 1-2 एमसीक्यू बनते ही बनते हैं। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, पोस्ट पार्टम हेमरेज हमने पढ़ लिया आज। इसके बाद में क्या पढ़ा हमने, ब्रेस्ट फीडिंग। तीनों ही टॉपिक ओबीजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से हैं, एग्जाम में एमसीक्यू बनते हैं इनसे। ठीक है, अपन सारे टॉपिक जो मेन मेन है उनको कवर अप करेंगे, और जहाँ से एमसीक्यू बनते हैं उसी प्रकार से अपन कवर अप करते हुए चलेंगे। तो इसी के साथ ही आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी हो और आपके समझ में भी आई हो। तो हम टेस्ट सीरीज भी रन करवा रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे 120 टेस्ट हमने बनाए हैं, जो एक टेस्ट होगा मॉर्निंग में लाइव और एक टेस्ट होगा इवनिंग में लाइव। ठीक है, ये तो होगा मंडे टू सैटरडे। टोटल कितने टेस्ट, 120 टेस्ट एम्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद में टोटल 50+ टेस्ट जो है हमने सैटरडे एंड संडे को रखा है हमने यहाँ पे लाइव। वो भी कैसे होते हैं, नॉर्थ साइड पैटर्न के, नॉर्थ साइड पैटर्न के हमने टेस्ट रखे हैं +50 टेस्ट, और प्राइस भी हमने उनकी एकदम अफोर्डेबल रखी है, ताकि जो भी बच्चे हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं, पैसे नहीं होते हैं उनके पास में, बट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे टेस्ट यहाँ पे देख लीजिए ज़्यादा है। प्राइस आप देखोगे ना तो 170 टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उनको डिवाइड करके देख लेना, आपको एक टेस्ट कितने में पड़ रहा है। ठीक है,
तो एक बार आप जरूर आरएनसीसी की ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे जाना, आरएनसीसी के ऐप पे जाना, एक बार जरूर कंसिडर कीजिए। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।